बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम अपनी किसी भी बात को, चाहे वो लिखित भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो मौखिक भाषा के माध्यम से हो, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और अगर उसमें हमने विराम चिन्हों की गलती कर दी है, ठीक है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो ठीक से ये नहीं समझ सकता कि हम अपनी क्या बात उसके सामने कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम आपको एक उदाहरण भी बताएंगे विराम चिन्ह के बारे में। और विराम का मतलब होता है ठहराव, यानी कि अपनी बात को कहते समय हमें किस जगह पे थोड़ा सा ठहरना चाहिए। चिन्ह का मतलब होता है निशान, यानी कि किस निशान को या किस चिन्ह को यूज़ करके हमें अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत करना है, चाहे वो लिखित भाषा में हो या वो मौखिक भाषा में हो। एक उदाहरण देते हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो। ठीक, फिर से लिखा हुआ है यहीं पे, रोको मत जाने दो। एक यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है रोको के बाद और एक चिन्ह लगा हुआ है मत के बाद। यहाँ वाला जो चिन्ह है, जब हम इसको पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो, यानी कि उस जो व्यक्ति है उसको रोको और मत जाने दो उसको। दूसरा वाला है रोको मत जाने दो, यानी इसको रोको मत, इसको जाने दो। ठीक, अब यहाँ पे जो अर्थ यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, वाक्य एक है लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकल के आ रहे हैं। इसके अर्थ बदल गए इस चिन्ह को यूज़ करके। जो यहाँ पे चिन्ह हमने यूज़ किया विराम चिन्ह, इसको जब हमने यहाँ वाक्य में लगाया तो ये इसके दोनों के अर्थ क्या हुए, अलग अलग निकल आए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे कुछ विराम चिन्ह लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके चिन्ह भी बने हुए हैं। इनको हमें यूज़ करके हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे भी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसमें पहले उदाहरण से। यहाँ पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ठीक है, जो पहला विराम चिन्ह आता है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ये जो होता है ये चिन्ह होता है। ठीक, पूर्ण विराम हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमारा वाक्य पूरा हो चुका हो। ठीक है, जिसका जैसे उदाहरण हम आपको बताते हैं, राम घर जा रहा है। ठीक है, राम घर जा रहा है, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पे हमने ये चिन्ह लगाया, तो ये जो चिन्ह लगा है ये कहलाएगा आपका पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, अगला आएगा हमारा अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही हो और हमें बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पे अपने वाक्य में रुकना हो बोलते समय। जैसे कि यहाँ पे है, राम मोहन सोहन और राज खेल रहे हैं। ठीक है, राम मोहन सोहन और राज खेल रहे हैं, यह हमारा एक सेंटेंस है। यहाँ पे राम के बाद मोहन, मोहन के बाद सोहन और राज। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब राम के बाद जब हम मोहन बोलेंगे तो बहुत ही थोड़े से समय के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, राम मोहन। ठीक, ये हो गया हमारा अल्प विराम चिन्ह। अब अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमें किसी दो वाक्यों को जोड़ना हो, लेकिन उन वाक्यों के अर्थ क्या हों, अलग अलग हों। ठीक है, वाक्य जो हम वहाँ पे जोड़ेंगे जब हमारे दो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और उसको जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे हम अर्ध विराम चिन्ह को जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाने की कोशिश की मगर वो नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने पढ़ाने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या है, ये एक वाक्य है, मगर वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चिन्ह लगा है वो कौन सा लगा है, अर्ध विराम चिन्ह लगा हुआ है।
अगला देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह हमारा उस जगह पे लगेगा जहाँ पे कोई प्रश्न किया जा रहा हो, ठीक है, वाक्य में कहीं पे प्रश्न पूछा जा रहा हो, वहाँ पे हम जो है प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। इसका उदाहरण है तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये जो हमारा हो गया ये प्रश्न सूचक जो है चिन्ह हो गया विराम चिन्ह में से। अब आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ये उसका चिन्ह है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे जैसे उसका एक उदाहरण हम लिखेंगे तो वो होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का उदाहरण हम देंगे, वाह तुमने ये कैसे करा। ठीक है, वाह, वाह के बाद क्या हुआ, ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, वाह तुमने ये कैसे करा। तो ये जो चिन्ह लगा हमारा ये हो गया विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। विराम चिन्हों में अगला जो आएगा वो आएगा हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का जो हम उदाहरण लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक ने कहा। अब प्रधानाध्यापक ने क्या कहा, जो वो लिखा गया है, जो उनका वाक्य अब लिखा जाएगा वो हम कैसे दर्शाएंगे, इस निर्देशक चिन्ह को इस्तेमाल करके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक ने कहा, अब इनका वाक्य क्या था वो हम लिखेंगे। जो वाक्य लिखने से पहले जो चिन्ह लगा है वो हमारा कहलाएगा निर्देशक चिन्ह, ठीक है। कल विद्यालय में छुट्टी है, ठीक है। प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में छुट्टी है। प्रधानाध्यापक के वाक्य से पहले जो चिन्ह लगा है हमारा वो चिन्ह हमारा है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। इसको आप लोग एक बार अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के चिन्हों के उदाहरण देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के चिन्हों के बारे में देखते हैं। तो आगे का जो चिन्ह हमारा है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जब हमें दो चीज़ें जब एक साथ जोड़ के लिखनी होती हैं, जैसे कि माता पिता। माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो है हमारा योजक चिन्ह, ठीक। देश विदेश, देश विदेश के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो है योजक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण में हमारा एक बार जो है चिन्ह लगाया जाता है और दोहरा उद्धरण में दो बार लगाया जाता है। इकहरा उद्धरण हम उस जगह पे कहेंगे जहाँ पे किसी चीज़ को हमको हाईलाइट कराना हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में। और दोहरा उद्धरण हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी का कोई वाक्य है, उसका जो वाक्य है वो पूरी तरह से उसको वही लिखना है, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पे दोहरा उद्धरण लिखा जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं इकहरा उद्धरण का। जैसे कि यहाँ पे हम अभी दो हैं उद्धरण चिन्ह के, तो दोनों के उदाहरण हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ये इकहरा उद्धरण का उदाहरण है, बाल भारती बच्चों की किताब है। बाल भारती बच्चों की किताब है, तो कौन सी किताब है बच्चों की, बाल भारती, ठीक है। बाल भारती के नाम को हमें क्या करना था, हाईलाइट कराना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाल भारती को इकहरे उद्धरण में लिख रखा है, ठीक। अब इसके बाद आता है दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई वाक्य किसी को बोला हुआ हो और उसका वही वाक्य हम पूरा पूरा लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, वहाँ पे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे इसका उदाहरण है, कबीर ने कहा राम नाम की महिमा अपार है। कबीर ने कहा, कबीर ने क्या कहा? कबीर ने कहा राम नाम की महिमा अपार है। ठीक है, ये उनका वाक्य था, वो पूरा वाक्य हमने वही लिखा। ठीक है, तो इस वाक्य को हम किस में रखेंगे? दोहरे उद्धरण में रखेंगे। ये इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण के ये उदाहरण हैं। ठीक, इसके आगे पढ़ेंगे कोष्टक। ठीक है, कोष्टक चिन्ह जो होता है वो, जैसे हमें किसी का नाम लिखना है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है कि वो पर्सनैलिटी कौन है, तो वो हम कोष्टक में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं उसकी, तो वो हमारा कोष्टक चिन्ह कहलाता है। कोष्टक चिन्ह हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एक उदाहरण है। जैसे यहाँ पे अब लिखेंगे भरत। ठीक है, अब भरत कौन है, भरत के बारे में हमें बताना है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे? वो हम लिखेंगे कोष्टक चिन्ह के अंदर। भरत कौन थे? दशरथ के पुत्र। ठीक है, राजा दशरथ के पुत्र थे भरत। ठीक, भरत दशरथ के पुत्र। ठीक है, इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया? कोष्टक में। बहुत तपस्वी थे। ठीक है, भरत कौन थे? दशरथ के पुत्र, बहुत तपस्वी थे। तो ये हो गया उदाहरण हमारा कोष्टक चिन्ह का। ठीक है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जैसे कोई ऐसा एक शब्द हो जिसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, ठीक, तो वहाँ पे हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। लाघव चिन्ह के प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमको लिखना है डॉक्टर। ठीक है, ये डॉक्टर लिखा हुआ था, डॉक्टर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये हो गया डॉक्टर, ये लाघव चिन्ह लग गया। ठीक, पंडित था, पंडित को लाघव चिन्ह का प्रयोग से हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया पंडित। ठीक है, ये उदाहरण हमारे हैं लाघव चिन्ह के। इसके बाद देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में विवरण देना हो, किसी को विवरण के साथ हमें लिखना हो तो हम उसको विवरण चिन्ह का प्रयोग से लिखेंगे। ये इसका चिन्ह होता है। इसका उदाहरण है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे हम विवरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये जो चिन्ह हमारा लगा है ये विवरण चिन्ह लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीनों भेद के उदाहरण दे सकते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये इसके उदाहरण हो गया। और ये जो चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। ठीक, इसके बाद आता है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ के मतलब जो भी टॉपिक हमारा होगा उसके सिर्फ कुछ ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका हम आपको एक उदाहरण देते हैं, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के बारे में हमें बताना है, लेकिन विज्ञान में हमें किस बारे में बात करनी है? तो वो सिर्फ जैसे कि वरदान और अभिशाप। ठीक है, जो ये चिन्ह लगा है ये हमारा हो गया उपविराम चिन्ह। ठीक, उपविराम चिन्ह का मतलब हो गया जैसे विज्ञान हमारा एक टॉपिक था जिसके बारे में हमें बताना था और उस टॉपिक पे हमको सिर्फ उसके वरदान और अभिशाप के बारे में ही बात करनी है, उसके और किसी अन्य टॉपिक पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपविराम चिन्ह। इसके बाद आता है त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह का मतलब, इसका मतलब होता है कि लिखते समय हमसे अगर कोई भी वर्ड मिस हो गया है, वाक्य को हम लिख रहे थे और हमसे एक भूल हो गई और वहाँ पे हमसे कोई एक वर्ड वहाँ पे मिस हो गया, तो उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? तो वो इस चिन्ह के बदौलत यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, इसके प्रयोग से हम उस वाक्य को सही कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाक्य था राम बहुत लड़का है। ये हमने लिखा राम बहुत लड़का है।
अब ये तो कोई वाक्य सही हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या था कि हमसे यहाँ पे अच्छा छूट गया था, तो यहाँ पे हम ये चिन्ह लगाएंगे और ऊपर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अच्छा। राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण त्रुटिपूरक चिन्ह का। ये आपके उदाहरण के साथ हमने आपको विराम चिन्ह बताया। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।